नमस्कार। पिछले चैप्टर में मैं आपको भारत के इतिहास से संबंधित प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करने जा रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है? 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच होती है। इस समय में लोग अपने जीवन यापन के लिए शिकार तो करते ही थे, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों के औजार को लोग प्रयोग करते थे और बहुत ऐसे कलाकृति उनके अंदर पहुंच चुकी थी। तो इसके संबंध में मैं आपको आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले समझना है हड़प्पा सभ्यता है क्या। हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को क्या प्राप्त हुई, ये कहां स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को समझना है आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है कि एक नदी जिनको कहते हैं हम लोग सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता प्रारंभ हुई। ठीक है, वो था आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आज से 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता प्रारंभ हुआ, वो था हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो थे वो विश्व के 4 सभ्यताओं में से एक महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी था। ठीक है, विश्व में कितना सभ्यता है? विश्व में आपका 4 सभ्यता है। 4 सभ्यता है, इनमें से हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखें तो वो भी एक महान सभ्यता है। और वो कहां है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। सिंधु नदी के किनारे पिछली वीडियो में हमने आपको एक बताया था कि जितना भी सभ्यता बनी है सारा सभ्यता कहीं ना कहीं कोई नदी के किनारे बसा हुआ। कारण क्या है? जब लोगों को अपने अस्थायी आवास की जरूरत पड़ी, उनको खेती करने की जरूरत पड़ी, तब वो एक नदी के किनारे जाकर बस गए, जो आज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को आप जब देखते हैं तो सबसे पहले पुरातत्वविदों ने वहां पे हड़प्पा नगर की खोज किया। हड़प्पा नगर का खोज किया लोगों ने। हड़प्पा नगर के खोज करने के बाद वहां पे बहुत सारे और नगर आया, जैसे आपका हो गया, ठीक है, रंगपुर को खोजा गया। ठीक है, आलमगीरपुर को खोजा गया। ये बहुत सारे टोटल मिला के हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे तो आपका 18 नगर का खोज की गई है। 18 नगर के खोज की गई है। इनमें से हड़प्पा जो नगर था ये नगरीयकरण था। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में हम जब देखेंगे तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे नगरीय जीवन लोग व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जब भी आपको जेपीएससी का पेपर 1 जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आखिर लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को खोज किया तो उन लोगों को करना क्या पड़ा। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले पुरातात्विक चीजें को खोज करना सबसे बड़ी चीज है कि जो भी इतिहास लिखा है, इतिहास में पुरातात्विक चीजों के द्वारा ही इतिहास बनी है। और ये जो इतिहास है कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं पैदा करती है। ठीक है, इसलिए कहता है
पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो लोगों ने उत्खनन करने के बाद जो प्राप्त किया, साक्ष्य प्राप्त किया और चीजें प्राप्त की, उसी को हम लोग पुरातत्व की चीज कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक चीज कहते हैं। अगर कोई भी इतिहास पुरातात्विक चीजों पे आधारित नहीं है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं उनका नींव बालू पर टिकी हुई है। तो पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका वहां भवन मिला, ठीक है, वहां आपका मूर्तियां मिली, वहां आपका अनागर मिला, वहां ईंटें मिली, ये सारे चीजें, ये मोहर मिला, ये सारे चीजें पुरातात्विक चीज के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर, इन सारे चीजों के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने, वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से प्रमाणित किया है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, आखिर ये चीज कब से शुरू हुई, ये दिमाग में कब आया कि इसको हम लोग को उत्खनन करना है, उससे जो चीजें मिलेगी उससे हमको इतिहास लिखनी है। ठीक है, कहता है उत्खनन का मतलब होता है कि वहां पे खुदाई की जाएगी और चीजों को प्राप्त की जाएगी। ठीक है, कहता है तो ये समझ में आना है कि जितना भी अंदर में चीज मिलती है उतना ही पुराना माना जाता है, जितना नीचे दबा हुआ चीज हमें प्राप्त होगी उतना ही पुराना माना जाएगा। लेकिन इसका सबसे पहले किसने किया, ये था आपका पीट रिवर्स महोदय ने, ठीक है, जब 1835 से 1902 ईस्वी तक, जब 1835 से 1902 ईस्वी तक उसने मिस्र में जब अस्त्रीकरण की अध्ययन का नींव डाला। ठीक है, अस्त्रीकरण के अध्ययन का नींव का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितना पहले की है, उसका नींव कब डाला, 1835 से 1902 ईस्वी तक किसने डाला, ये पीट रिवर्स महोदय ने डाला। कहां पे डाला, ये आपका मिस्र में डाला। वहीं से हम लोग अस्त्रीकरण की पढ़ाई पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये इसके बाद कहता है कि जब भारत में, ठीक है, 15 जनवरी 1784 को, ठीक है, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। कहां किया, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हो गई। कौन किया, विलियम जोन ने किया। विलियम जोन ये करने के बाद क्या होता है कि इसके बाद होता है कि 1861 ईस्वी में क्या होता है, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना होती है। ठीक है, भारत में क्या होता है, भारत में सर्वेक्षण विभाग का स्थापना होता है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, डायरेक्टर होता है, वो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम होता है। कौन होता है, कनिंघम होता है इसका अध्यक्ष, यानी कि डायरेक्टर जो होता है ये कनिंघम होता है, जिसके कारण आज हम पुरातात्विक विभाग का जो डायरेक्टर बोलेंगे वो कौन है, कनिंघम होता है। कनिंघम को बनाया जाता है। ये कब की अवस्था है, 1861 में, जब भारत में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब डायरेक्टर बनते हैं तो तुरंत ही 1872 ईस्वी में पूरी भारत में उत्खनन या सर्वेक्षण करने के काम प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पूरे भारत में उत्खनन करने के काम प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
1800 के बाद 1872 के बाद क्या होता है कि 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में इस विभाग का जो डायरेक्टर बनता है वो जॉन मार्शल होता है। जॉन मार्शल बनता है। जॉन मार्शल बनता है इस विभाग का, भारत के सर्वेक्षण विभाग का जो डायरेक्टर होता है कौन बनता है, ये जॉन मार्शल बनता है। ये कब की बात है, 1902 ईस्वी में। इसी समय हड़प्पा नगर का जो खोज होती है वो उसी समय होती है। कि कब होता है हड़प्पा नगर की खोज, 1921 में खोज होता है। कौन करता है, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा नगर की खोज करता है। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज करता है। इसी अवस्था को देखते हुए मार्शल महोदय ने कब को, 1924 में इसने क्या किया, 1924 इसने विश्व के समक्ष ये घोषणा किया कि भारत में भी एक नए सभ्यता का जन्म हो चुकी है, जिनको हम लोग हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये घोषणा करता है 1924 में, क्योंकि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज होती है। ठीक है, इसके बाद वो अपनी तरीके से डायरेक्टर की अपने काम करने के कारण क्या होता है, वो क्या करते हैं, विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। लेकिन 1826 ईस्वी में हड़प्पा नगर या हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जो बातों को रखा है वो चार्ल्स मेसन था। ये था चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन अपने किताब में 1826 में उसने पहले ही इसको खोज करने से पहले ही अपनी किताब में उसने क्या किया था, ये दर्शा चुके थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता हो सकती है या सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है। जब 1856 ईस्वी में दो अंग्रेज पदाधिकारी जॉन ब्रांट एंड विलियम ब्रांट, ठीक है, इसमें कौन था, जॉन ब्राटन और विलियम ब्राटन, ये जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक, ठीक है, कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक, तो उस समय इन दोनों को भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष इन लोगों को मिला था। 1856 की बात है। इसी प्रकार 1912 में, ठीक है, 1912 में भी और भारत की तरफ से जो लोग हैं उनको भी मिलता है। ठीक है, 1873 को देख लीजिए, 1873 को किनको, कनिंघम महोदय को भी अवशेष प्राप्त होती है। और 1912 में आपका फ्लिट महोदय को प्राप्त होती है। ठीक है, फ्लिट महोदय को प्राप्त होती है। लेकिन ये इन दोनों ने, चाहे वो कनिंघम हो या फ्लिट हो, ये इन दोनों को अवशेष तो प्राप्त हुआ, लेकिन इसने सिद्ध नहीं कर पाया कि यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर का ही होगा। इसलिए आज हम इन दोनों को हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नगर की खोज की श्रेय हम लोग इनको नहीं देते हैं। कारण क्या है, इन्हें सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया और खोज करने के बाद वो सिद्ध भी कर दिया, जिसके कारण हम खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। वो क्या है, वो आपका राय बहादुर दयाराम साहनी है। यहाँ से उसने क्या प्राप्त किया था, हड़प्पा नगर से इसने मोहर प्राप्त किया था, और इस मोहर के कारण हम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर को हम लोग राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज के नाम पे जाने जाते हैं, या हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के थोड़ा एक साल के बाद ही ठीक है, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी को क्या मिलता है, मोहनजोदड़ो मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो मिलता है।
ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखलदास बनारजी। कब किया? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में रखलदास बनारजी मोहनजोदड़ो को खोज करता है। कब के? 1922 में। एक साल के बाद ही। मोहनजोदड़ो का मेन मूल क्या है? मोहनजोदड़ो का जो शब्द है ये सिंधी भाषा शब्द है, जिनका हिंदी मीनिंग है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, टीला के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो इस समय में लोगों का जो जीवन यापन होती थी, लोगों का, वो बहुत ही अलग तरीके से लोग थे। वहां के लोग, वहां के जो पुरुष जाति थे वो दाढ़ी रखते थे, ठीक है, लंबा बाल रखते थे। आभूषण का आदान प्रदान होता था हमेशा। आप सोना चांदी हीरा मोती आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि इस सभ्यता का जो विस्तार हुआ, इस सभ्यता का जो विस्तार है वो कितना है। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा कि सभ्यता का विस्तार कितना है। विस्तार अगर मैं देखें तो उत्तर से दक्षिण आपका कितना है? ये आपका 1100 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। और पूर्व पश्चिम अगर देखा जाए तो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से ये पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में देखें तो उत्तर ये आपका है। ठीक है, ये जो सभ्यता है ये आपका त्रिभुज की तरह है। क्या है? त्रिभुज की तरह है। और इनका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपका है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्टली इसको याद कीजिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर विस्तार है। ठीक है, विस्तार बनाया गया है। ठीक है, इन दो नगर, एक आपका है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। ये जो नगर के जो दूरियां है, ठीक है, इस नगर का जो दूरियां है वो आपका 670 किलोमीटर है, 670 किलोमीटर है। और इस नगरी, दोनों नगर को पीगट महोदय ने क्या बोला है? ये जुड़वा राजधानी बोला है। क्या बोला है? जुड़वा राजधानी के नाम से उसने पुकारा है। इसी कारण यहाँ पे एक स्टेप होता है जिनको हम लोग कहते हैं कार्बन सी विधि। ठीक है, ये कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि के अंतर्गत आपको जो जानना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि में कहता है कि किसी भी स्वास्थ्य शरीर में, जीवित शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12, C14 और C12 बराबर रहता है। C12 दोनों क्या है? बराबर रहता है, दोनों का ही स्टेप है, बराबर रहता है। लेकिन जब किसी इंसान की या जीव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत हो जाने के मृत्यु हो जाएगी, तो इनमें से क्या होगा कि कार्बन 14 जो है C14 क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम हो जाता है। लेकिन कार्बन 12 हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर रहेगी। इस कार्बन 14 विधि का यही विधि जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कार्बन 14 और कार्बन 12 जब एक जीवित शरीर होता है तो जीवित शरीर में वो हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन जब वह शरीर मृत्यु प्राप्त करती है या तो जीव मृत्यु प्राप्त करती है तो कार्बन 14 धीरे धीरे कम हो जाती है और कार्बन 12 हमेशा वही रहता है जो पहले से प्राप्त होती है, पहले से पाया जाता है। ठीक है, इसका जो हाफ ईयर से है, आधा का जो साल होता है, ठीक है, हाफ साल है, वो 5,568 बराबर 30 वर्ष है। ठीक है, 5,568 माइनस प्लस बराबर 30 वर्ष को माना जाता है। ये जो क्षय होने का जो विधि है, ये कम होने का जो विधि है, इसको हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेडियोधर्मिता कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्षय होने का विधि को हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कि इस नगर में चाहे वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा को नगर को देखा जाए, मोहनजोदड़ो को देखा जाए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। जैसे आपका हो गया सोना चांदी, ठीक है, बैलगाड़ी का पहिया, हाथी दांत का तराजू, ठीक है, बहुत सारा चीजें मिलती है।
RH37 कब्रिस्तान ये सारा चीजें यहाँ पे प्राप्त होती है। मोहर प्राप्त होती है, तांबे के नर्तकी प्राप्त होती है, नग्न लेडी प्राप्त होती है, एक इसे निकला हुआ गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। तो बहुत सारा यहाँ से चीजें हम लोगों को प्राप्त होती है। यहाँ अन्नागर भी है, यहाँ स्नानागार भी है, यहाँ एक तालाब है। उस तालाब को जब भी वहां पे, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत का है कि जब वो उस तालाब को लोग प्रयोग करते थे तो तालाब को यूज करने का कारण क्या था, जब भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इस तालाब को लोग यूज करते थे। ठीक है, अनुष्ठान के समय में धार्मिक अनुष्ठान होता था, इसमें लोग नहाते थे और यहाँ से पानी जल के प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पे ईंटें भी मिली है, यहाँ की सड़क व्यवस्था भी ठीक है। ठीक है, तो आज ये पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि ये इतना सारे चीजें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट मैं पार्ट 3 में जाऊं तो मैं आपको और वीडियो या और इससे आगे मैं आपको ले जाऊंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।